में कई सालों पहले राजा जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो 10 साल पहले मर चुकी अपनी पत्नी का अब भी शोक मनाता था और उसकी याद में हर सुबह दहाड़े मारकर रोता था। उसकी विलाप की आवाज महल के बाहर तक सुनाई देती थी, जिसे सुनकर लोग अपने कान बंद कर लिया करते थे। राजा की 12 बेटियां होती हैं। जवान होने की वजह से राजा उन सबको एक अलग महल में रखता है, क्योंकि राजकुमारियां आजाद ख्यालों की होती हैं और अपने पिता की तरह शोक में रहने की बजाय वो अपनी जिंदगी मौज मस्ती में गुजारना चाहती हैं। इसलिए राजा ने उनके से मिलने तो नहीं जाती या कोई बाहरी तो इन राजकुमारियों से मिलने नहीं आता। ऐसे ही एक दिन सुबह राजा का सलाहकार फ्रेड राजकुमारियों के महल में जाकर उन्हें जगाता है। फिर वो उनके कमरों की जांच करने लगता है। राजकुमारियां फ्रेड की रोज रोज की जांच से चिढ़ी हुई होती हैं, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम सलाहकार हो या मुर्गा जो हमें हर सुबह जगाने के लिए आ जाते हो। इस दौरान कमरे की जाँच कर रहे फ्रेड को राजकुमारियों की जूती के तलों में छेद दिखता है, तो वो सभी राजकुमारियों से कहता है कि राजकुमारी अमांडा के अलावा तुम सबकी जूती के तलवे फटे हुए क्यों हैं? मोची हर रोज तुम लोगों के जूते में नए तलवे लगाता है। आखिर तुम लोग रोज रात में कहाँ जाती हो? राजकुमारियां कहती हैं कहीं नहीं। सुबह होने की वजह से अगले सीन में राजा को शोक में जोर जोर से विलाप करते हुए दिखाया जाता है। उसके विलाप की तेज आवाज सुनकर राजकुमारियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं कि ऐसा लगता है हमारे पिता मरते दम तक हमारी माँ का शोक मनाना बंद नहीं करेंगे। राजा के विलाप की आवाज उनके महल से बाहर माइकल नाम के एक व्यक्ति के कानों में भी जाती है। माइकल एक गरीब लेकिन मनमौजी इंसान होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर कठपुतली का खेल दिखाया करता था और उससे जो थोड़े बहुत सिक्के मिलते हैं उसी से उसका गुजारा चलता है। अगले सीन में फ्रेड को दिखाया जाता है, जो राजा के पास जाकर उन्हें अपने निरीक्षण की जानकारी देते हुए कहता है कि महाराज, राजकुमारियों का राज अब तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो रोज सुबह देर में क्यों उठती हैं और उनकी जूती के तलों में छेद क्यों होता है, जबकि मोची हर रोज उनके जूतों में नए तलवे लगाता है। राजा कहता है क्या वो सब रात में महल से बाहर किसी से मिलने जाती हैं? तो फ्रेड कहता है नहीं महाराज, उनके महल के बाहर तो ताला लगा हुआ है और बाहर कड़ा पहरा भी है। तो राजा कहता है फिर क्या कोई महल के अंदर आता है? फ्रेड कहता है महाराज, मैंने बहुत जांच की पर अब तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला और राजकुमारियां खुद से कुछ नहीं बताती। राजा कहता है मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। अगर इन सब के लिए कोई योग्य राजकुमार वर मिल जाए तो मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। फ्रेड कहता है महाराज, आपके शर्त के अनुसार जो भी राजकुमारियों का राज सुलझाएगा उससे आप अपनी किसी भी बेटी की शादी करा के उसे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अब तक कई राजकुमार आए भी पर वो लोग ये राज सुलझाने में नाकाम रहे और शर्त के मुताबिक एक हफ्ते में राज न सुलझा पाने की वजह से उन्हें फांसी दे दी गई। इसलिए डर के मारे अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इस पर राजा कहता है कि ऐसे तो मैं बिना उत्तराधिकारी के ही मर जाऊंगा, फिर मेरी बेटियों और मेरे राज्य का क्या होगा? चालाक फ्रेड राजा का उत्तराधिकारी बनना चाहता है और उसकी नजर राजा की एक बेटी अमांडा पर होती है। फ्रेड का प्लान होता है कि अगर वो खुद किसी तरह ये राज सुलझा दे तो शर्त के मुताबिक राजा अमांडा की उससे शादी भी कर देंगे और उसको राजगद्दी भी सौंप देंगे। इसलिए वो राजा से कहता है महाराज, मैं जल्दी ही राजकुमारियों के राज का पता लगा लूंगा। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है, जो अपनी कठपुतली के साथ उसकी आवाज में बातें करते हुए बाजार की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी सामने उसे एक काली बिल्ली दिखती है, तो वो अपनी कठपुतली से बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये तो काफी शुभ संकेत है। फिर जैसे ही उसकी निगाह वापस बिल्ली वाली जगह पर जाती है तो वहाँ बिल्ली की बजाय एक बूढ़ी औरत दिखती है, जो अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर माइकल हैरान होते हुए बूढ़ी औरत से कहता है अभी तो यहाँ एक बिल्ली थी, वो कहाँ गई और अचानक से आप उसकी जगह पर कैसे आ गई? बुढ़िया कहती है बातूनी कठपुतली का खेल दिखाने वाले, क्या मेरी लकड़ी का गट्ठर बाजार तक पहुँचाने में तुम मेरी मदद करोगे? माइकल कहता है हाँ क्यों नहीं। दूसरी ओर महल में राजा को दिखाया जाता है, जो अपने 12 बेटियों से पूछता है कि तुम लोगों की हवेली पे मैंने बाहर से ताला लगवा रखा है और सैनिकों का कड़ा पहरा भी है, फिर आखिर हर रात के बाद तुम लोगों की जूती में छेद कैसे हो जाता है और तुम लोग सुबह इतनी देर में क्यों उठती हो? क्या कोई गुप्त रास्ता है जिससे तुम सब महल के बाहर जाती हो? राजकुमारियां कहती है नहीं, शायद चूहे हमारी जूतियां काट देते हो। राजा कहता है मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो, ये संभव नहीं है कि हर रात के बाद तुम में से एक को छोड़ के चूहे सबके जूते काट दें और जूतों के सिर्फ तलवे में छेद होता है। इसका मतलब रात में तुम लोग कहीं जाती हो या कुछ करती हो। इस पर राजकुमारियां अपने पिता से कहती हैं कि आप इतने सालों से माँ की मौत का शोक मना रहे हैं, उसी शोक की वजह से आपने हम लोगों की भी आजादी छीन ली है और हमें एक हवेली के अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया है, ताकि ना तो हम खुशियाँ मना पाएं और ना ही अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएं। पर इस पर भी आपको चैन नहीं है और अब आप हमारी जासूसी करते हैं। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? राजा कहता है मुझे क्या करना चाहिए ये तुम लोगों से जानने की जरूरत
जरूरत नहीं है। अगले सीन में फ्रेड को दिखाया जाता है जो राजकुमारियों के कमरे में इस बात का सबूत तलाश रहा होता है कि राजकुमारियां बाहर जाती हैं या फिर कोई छिपकर हवेली में इन सबसे मिलने आता है। इस जांच के दौरान उसे राजा की बेटी अमांडा का दुपट्टा मिलता है। फ्रेड अमांडा पर आसक्त होता है, इसलिए उसका दुपट्टा अपने सिर पर रखकर और उसकी लिपस्टिक लगाकर वो उसका फील लेने लगता है। वहीं से थोड़ी दूरी पर माइकल बूढ़ी औरत की मदद करते हुए उसकी लकड़ी का गट्ठर लेकर बाजार की तरफ आ रहा होता है। बुढ़िया उसे सामने राजकुमारियों के महल की खिड़की से पर्दा पकड़कर लटके हुए फ्रेड को दिखाती है। दरअसल जांच करते हुए फ्रेड को एक लंबा काला पर्दा दिखा था, तो उसे लगा शायद राजकुमारियां यही पकड़कर रात में खिड़की से नीचे उतरती हैं। इसी गलतफहमी में वो पर्दा पकड़ के लटक तो गया, पर पर्दा नीचे तक ना पहुँच पाने की वजह से वो बीच में ही फंस गया था। नीचे पुआल का ढेर इकट्ठा होता है, इसलिए वो पर्दा छोड़ के नीचे कूद जाता है, पर पुआल के ढेर में एक नुकीला फावड़ा रखा होता है जो उसके पिछवाड़े में घुस जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और बड़े ही मुश्किल से वो फावड़ा अपने पीछे से बाहर निकालता है। इधर माइकल बुढ़िया को अपनी पीठ पर लादकर और उसका गट्ठर साथ लेकर बाजार तक आ जाता है। बुढ़िया कहती है, तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ की है, किसी न किसी दिन तुमको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो माइकल कहता है, मैं बीते हुए कल या आने वाले कल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, आज मैं जीता हूँ और मस्त रहता हूँ। मेरा न कोई घर है न ठिकाना, मैं आजाद पंछी हूँ। हैरानी की बात यह होती है जब माइकल सामने देखता है तो उसे फिर से बुढ़िया की जगह वही काली बिल्ली दिखती है, जिससे माइकल सोच में पड़ जाता है। अगले सीन में राजकुमारियों को दिखाया जाता है जो मोची से अपनी जूतियों में फिर से नए तलवे लगवा रही होती हैं। तभी फ्रेड लंगड़ाते हुए वहाँ आता है। राजकुमारियां उससे उसके लंगड़ाने की वजह पूछती हैं, तो वो फावड़ा घुसने की बात छिपा लेता है। इसी बीच राजा भी वहाँ आ जाते हैं और फ्रेड से कहते हैं कि कोई ऐसा बहादुर आदमी या राजकुमार यहाँ लाओ जो राजकुमारियों के महल के अंदर रहकर इस राज का पता लगाए कि ये लोग रात में क्या करती हैं। ये सुनकर राजकुमारी अमांडा और बाकी राजकुमारियां अपने पिता से कहती हैं, और कितनी जाने लेंगे आप, कौन इस काम के लिए तैयार होगा, क्योंकि आपके शर्त के अनुसार यहाँ रुककर अगर कोई 7 दिन में हमारा राज नहीं जान पाता है तो आप उसे फांसी दे देते हैं। तो राजा कहता है कि ये आखिरी बार है, अगर इस बार भी इससे काम नहीं बना तो मैं कोई दूसरा रास्ता खोजूंगा। इसके बाद राजा फ्रेड से इस काम के लिए जल्दी से जल्दी कोई आदमी ढूंढने को कहता है। अगले सीन में माइकल को दिखाया जाता है जो बच्चों को कठपुतली का खेल दिखा रहा होता है। बच्चे कठपुतली का खेल देखकर काफी खुश होते हैं। फिर खेल खत्म होने के बाद माइकल बच्चों से कहता है, अगर तुम लोगों को मेरा खेल पसंद आया हो तो मुझे कुछ सिक्के जरूर दें। लेकिन बच्चे उसे एक पैसा नहीं देते और वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर एक दूसरा आदमी उसे लकड़ी का एक बेकार सिक्का देता है। इस पर भी बेचारा माइकल संतोष कर लेता है और दुखी नहीं। वो माइकल के कटोरे में सोने का एक सिक्का डालते हुए कहता है कि ये तो बस नजराना है, तुम राजा भी बन सकते हो और एक राजकुमारी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। माइकल पूछता है, और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो फ्रेड कहता है, तुम्हें राजकुमारियों के महल सब देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो किले की दीवार के पास बैठे हुए माइकल के पास आता है। महल में रहकर इस राज का पता करना होगा कि वो लोग रात में क्या करती हैं और हर सुबह उनकी जूती में छेद क्यों हो जाता है। इस पर माइकल कहता है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे फांसी दे दी जाएगी। मैंने सुना है इस बारे में, अब तक कई राजकुमार और योद्धा इस चक्कर में फांसी के फंदे पर लटक चुके हैं, इसलिए मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जान है तो जहान है। तो फ्रेड उसे रिझाने की कोशिश करने लगता है, पर माइकल इस काम के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है। इसी बीच माइकल की नजर महल की खिड़की से बाहर देख रही राजकुमारी अमांडा पर पड़ती है। अमांडा भी उसे काफी गौर से देखती है। माइकल को अमांडा पसंद आ जाने की वजह से वो फ्रेड की बात मान लेता है। इसी बीच फ्रेड के हटते ही वो बुढ़िया वहाँ प्रकट होती है। माइकल उनसे कहता है, तो आप ही हो वो जादुई बिल्ली? बुढ़िया कहती है, हाँ, तुम नेक दिल हो, इसलिए तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माइकल कहता है, वो कैसे? तो बुढ़िया उसे एक जादुई कोट देते हुए कहती है, जैसे ही इसे पहनकर तुम इसकी टोपी अपने सिर पर चढ़ाओगे तुम गायब हो जाओगे, फिर तुम गायब होकर राजकुमारियों पर नजर रख सकते हो। माइकल कहता है, ये तो कमाल का है। बुढ़िया कहती है, पर एक बात का ध्यान रखना, शाम को राजकुमारियां तुम्हें जो लाल शराब देंगी तुम उसको पीने का और फिर नींद आ जाने का दिखावा करना, पर कभी उसे पीना मत। माइकल पूछता है, ऐसा क्यों? तो बुढ़िया कहती है, मैंने जो कहा है तुम बस वो ध्यान में रखना, बाकी सब तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ये सब कहकर बुढ़िया बिल्ली बनकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद फ्रेड माइकल को राजा के महल के अंदर ले जाता है। वहाँ वो राजा को माइकल के बारे में बताता है। राजा उससे कहते हैं, तुम्हें कोई राजकुमार या योद्धा नहीं मिला क्या जो तुम एक कठपुतली का खेल दिखाने वाला ले आए हो? फ्रेड कहता है, महाराज आप तो जानते हैं ना, इस काम के लिए अब कोई जल्दी तैयार नहीं होता, क्योंकि अब तक जितने भी लोग आए हैं सब फांसी पर लटक चुके हैं, और वैसे भी एक कठपुतली वाला ईमानदार है। इसी बीच राजकुमारियां भी वहां आ जाती हैं, जिसमें राजकुमारी अमांडा भी होती है।
अमांडा और माइकल दोनों एक दूसरे को देखते हैं। राजा माइकल को देखकर काफी दुविधा में होता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम तुम्हारे वश का है। तो माइकल उसे अपने हाथ की कठपुतली नचाकर दिखाता है और उसकी आवाज निकालते हुए कुछ मजाकिया ज्ञान की बातें कहता है, जिसे देखकर सभी राजकुमारियां और फ्रेड को काफी मजा आता है। राजकुमारियां कहती हैं ये एक होनहार कठपुतली वाला लगता है, पर ये भी बेमौत मारा जाएगा। तो माइकल सबसे कहता है जैसे मैंने कठपुतली से आप लोगों को खुश किया, वैसे ही राजा बनने के बाद मैं प्रजा को खुश करूंगा। आखिरकार राजा उसे राजकुमारियों के महल में रहकर उनका राज पता करने की इजाजत दे देते हैं। तो इसके बाद माइकल को राजकुमारियों के महल में रहने के लिए कमरा दे दिया जाता है। राजकुमारियां उसके कमरे के दरवाजे के छेद से झांकते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि ये भी बाकियों की तरह कभी कुछ नहीं जान पाएगा। अब इनमें से एक राजकुमारी लाल शराब में नींद की दवा मिलाती है और राजकुमारी अमांडा शराब का वो गिलास लेकर माइकल के कमरे में जाती है। फिर वो माइकल को शराब का गिलास देकर कहती है कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब है। शराब देखकर माइकल को बुढ़िया की बात याद आ जाती है, इसलिए वो उसे नहीं पीता। लेकिन अमांडा उसके सामने खड़ी होकर उसके पीने का इंतजार कर रही होती है। तभी अमांडा की एक बहन कमरे के अंदर अमांडा से कहती है इतनी देर क्यों लग रही है, जिससे अमांडा उसकी ओर देखकर उसे जाने के लिए कहती है। इस दौरान मौका देखकर माइकल चुपके से गिलास की शराब एक सुराही में डाल देता है और खाली गिलास अपने मुंह में लगा लेता है। अब जब अमांडा का ध्यान उस पर जाता है तो उसे लगता है माइकल ने शराब पी ली है। देखते ही देखते माइकल सोने का नाटक भी करने लगता है। ये देखकर अमांडा कमरे से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शराब में मिली नींद की दवा ने अपना काम कर दिया है। उसके कमरे से बाहर जाते ही माइकल उठ खड़ा होता है और बुढ़िया का दिया हुआ जादुई कोट पहन लेता है। फिर जैसे ही वो उस कोट की टोपी लगाता है वो गायब हो जाता है। गायब होकर जब वो राजकुमारियों के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहाँ रोशनी से भरा हुआ एक गुप्त द्वार खुला हुआ है। माइकल उस गुप्त द्वार के अंदर प्रवेश करता है तो बर्फ सी सफेद एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है, जहाँ उसे थोड़ी दूरी पर राजकुमारियाँ कहीं जाती हुई दिखती हैं। इस दौरान जब माइकल उनके पीछे जाने लगता है तभी एक पेड़ की टहनी में फंसकर उसका कोट निकल जाता है। तो माइकल अपना कोट उस टहनी से निकालता है, पर ऐसा करते वक्त पेड़ की वो टहनी टूट जाती है, जिससे वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। ये देखकर माइकल वो टहनी अपनी जेब में रख लेता है। अब तक वहाँ से आगे बढ़ चुकी राजकुमारियाँ एक दूसरे से कहती हैं जल्दी चलो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अगली सुबह जब माइकल की आँख खुलती है तो वो महल में अपने बिस्तर पर होता है। तभी फ्रेड वहाँ आकर उसके ऊपर छड़ी रखकर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। माइकल कहता है नहीं, तो फ्रेड वहाँ से चला जाता है। रोज की तरह उस सुबह भी राजा जोर से विलाप करता है और सभी अपना कान बंद कर लेते हैं। वहीं महल के अंदर अमांडा बाकी राजकुमारियों से कहती है कि आखिर माइकल ने अपनी जान का जोखिम किसके खातिर लिया, वो फ्रेड को मना भी तो कर सकता था। तो उसकी बहनें कहती हैं कि शायद वो हम में से किसी पर मोहित हो गया हो। थोड़ी देर बाद अमांडा महल की गेट के पास जाती है तो वहाँ जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है। वहीं पर खड़ा माइकल उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तो जल्लाद उससे कहता है कि अरे बेवकूफ, ये फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तैयार हो रहा है। अगर 6 दिन में तुम राज का पता नहीं लगा पाए तो बाकियों की तरह तुम भी इस पर लटक जाओगे। पर माइकल उसकी बात से बिल्कुल नहीं घबराता और कहता है मौत तो किसी न किसी दिन होनी ही है, तो क्यों ना जब तक हम जिंदा हैं हर पल को मजे डांस कर रही होती हैं। तो माइकल अमांडा से भी डांस करने को कहता है, पर अमांडा झिझकते हुए कहती है कि मैंने कभी ज्यादा डांस नहीं किया है और मैं कर भी नहीं पाती। लेकिन माइकल उसे जोर देकर नचाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसकी सभी बहनें माइकल को भी खूब नचाती हैं। थोड़ी देर बाद जब माइकल पर्दे का झूला बनाकर लेटा हुआ होता है तो राजा उससे पूछते हैं कि क्या तुमने राज का पता लगा लिया है। माइकल कहता है नहीं। तो राजा कहते हैं तुम इतने बेफिक्र हो, तुम्हें डर या चिंता नहीं होती कि अगर 6 दिन बाद तुम राज नहीं जान सके तो फांसी पर चढ़ा दिए जाओगे। माइकल कहता है महाराज, ऊपर उड़ रहे परिंदों को देखिए, वो खुले आसमान में जी खोल कर उड़ते हैं, ये सोचे बिना कि कल क्या होगा। ऐसे ही आपकी बेटियां भी हैं, बस आपको उन्हें समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ अमांडा अकेली बैठे का हाथ पकड़ती है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है और दूसरी दुनिया का द्वार खुल जाता है। अब ये सभी लोग उसके जरिए फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती हैं। गायब होकर ये सब देख रहा माइकल भी उस द्वार के जरिए उनके पीछे जाता है। वो राजकुमारियां आगे जाकर एक नाव में बैठ जाती हैं। वो नाव एक बर्फ की नदी में आगे बढ़ती है। गायब होकर किनारे खड़ा माइकल ये सब बड़ी ही हैरानी से देख रहा होता है। तभी गड़गड़ाहट होती है और जब माइकल की नींद खुलती है तो वो फिर से सुबह अपने बिस्तर पर होता है। अब फ्रेड फिर से उसके पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला। माइकल कहता है नहीं। वहीं अमांडा अपनी बहनों से कहती है कि हमें किसी न किसी तरह उसे बचाना होगा। तो उसकी बहनें कहती हैं क्यों ना हम हमेशा के लिए अपने राजकुमारों के पास ही रुक जाएं, क्योंकि हम वैसे भी उनसे प्यार करती हैं। तो अमांडा कहती है पर वो 11 हैं और हम 12। वो 11 राजकुमार तुम लोगों से प्यार करते हैं, पर मैं तो वहाँ भी अकेली होती हूँ।
अगले सीन में राजा फिर से माइकल के पास जाता है, जहाँ वो पर्दे के झूले पर लेटा होता है। राजा उससे कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा बेफिक्र रहने वाला इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि कुछ दिन में तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो माइकल कहता है, महाराज अगर जीते जी भी मौत से डरूंगा तो जीने और मरने में फर्क क्या रह जाएगा। वहीं किले में कसाई फांसी का मंच बनाकर तैयार कर देता है। रात में अमांडा भारी मन से माइकल को नींद वाली शराब पीने को देती है और हर बार की तरह इस बार भी माइकल शराब फेंककर सोने का नाटक करने लगता है। अमांडा को उससे प्यार हो गया था, पर वो इस बात से दुखी थी कि अगर माइकल उनका राज राजा को नहीं बता पाया तो उसे फिर से फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद वो अपनी बहनों के साथ फिर से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाती है। माइकल भी गायब होकर उनके पीछे जाता है। इस बार वो भी उनके साथ नाव में बैठकर नदी पार करता है। वो नाव एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 11 राजकुमार उन राजकुमारियों का इंतजार कर रहे होते हैं। अब 11 राजकुमारियां उनके साथ डांस करने लगती हैं, जबकि अमांडा अकेली खड़ी ये सब देख रही होती है। उसे ऐसे अकेले देखकर गायब माइकल अमांडा को भी डांस कराने लगता है, पर अमांडा और बाकियों को ये नहीं पता चल पाता कि अमांडा के साथ कौन नाच रहा है। फिर कुछ देर बाद गड़गड़ाहट होती है और जब इनकी आँख खुलती है तो ये सभी राजा के सामने होते हैं। माइकल भी वहाँ मौजूद होता है। राजा माइकल से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियों का राज पता चला? तो माइकल कहता है नहीं। इस पर राजा जल्लाद से माइकल को फांसी देने को कहता है। अब जब जल्लाद माइकल के गले में फंदा डाल रहा होता है तो अमांडा और बाकी राजकुमारियां काफी दुखी हो जाती हैं। ये देखकर माइकल राजा से कहता है, मैं आपकी बेटियों का राज जान गया हूँ, पर मैं अगर आपको वो बता दूंगा तो उससे आपकी बेटियां दुखी हो जाएंगी। ये सुनकर राजा उससे कहता है कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तो माइकल उन्हें उस दुनिया की लाई हुई पेड़ की टहनी दिखाता है। वो देखकर राजा समझ जाते हैं कि ये टहनी मायावी दुनिया की है। तो अब राजा कहता है, शर्त के मुताबिक इसे हमारी बेटियों का राज पता चल गया है, इसलिए मैं इसको नया राजा घोषित करता हूँ और इसी से मेरी बेटी अमांडा की शादी भी करूंगा। ये सुनकर फ्रेड बौखला जाता है और राजा से कहता है कि इसको जो भी राज पता चला है वो तो इसने बताया ही नहीं। तो राजा कहते हैं, शर्त ये थी कि राज को सिर्फ पता करना था, न कि हमें बताना। अब तक अमांडा और माइकल दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका होता है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उनके ऐसा करते ही श्राप टूट जाता है और बाकी के 11 राजकुमार भी मायावी दुनिया से बाहर आकर राजकुमारियों से मिल जाते हैं। दरअसल उन 11 राजकुमार और राजकुमारियों ने एक बार उस बुढ़िया का मजाक बनाया था, इसलिए उसके श्राप की वजह से वो राजकुमार मायावी दुनिया में फंस गए थे। बुढ़िया ने शर्त रखी थी कि अगर कोई निस्वार्थ भाव से इन राजकुमारियों का राज खोले बिना इनकी मदद करेगा और इनमें से किसी एक को उससे प्यार भी हो जाएगा तो उनके आपस में किस करते ही मायावी दुनिया का श्राप टूट जाएगा। इसके बाद सभी राजकुमार और ये लोग प्राचीन कहानियों में यकीन रखते थे और भूत प्रेतों को सच मानते थे। एक दिन इस गांव में मैक्स नाम का लड़का आता है और वो आते ही सारा नाम की लड़की से मिलता है। मैक्स पढ़ाई करने शहर गया था और वो आज ही गांव में वापस लौटा था। वो बचपन से ही सारा से प्यार करता था, इसलिए वो उसके साथ शादी भी करना चाहता था। दूसरी तरफ गाँव में एक बंदे को सजा दी जा रही थी। ये बंदा भूत प्रेतों को सच नहीं मानता था, इसलिए गाँव वाले उसे मार रहे थे ताकि वो भी भूत प्रेतों को सच मानने लगे। उधर सारा मैक्स को लेकर अपने घर पहुँच गई थी। सारा अपनी चाची के साथ रहती थी और उसकी चाची भी मैक्स को देखकर खुश हो गई थी। सारा दोनों को बातें करते देख घर के काम करने लगी। चाची से कुछ देर बातें करने के बाद जैसे ही मैक्स बाहर आता है तो सारा को लकड़ियां काटते देखता है। मैक्स उसे रोककर खुद लकड़ियां काटने लगता है। वो सारा की मदद करना चाहता था लेकिन गलती से उसे बेहोश ही कर देता है। इसी बीच जूलिया नाम की लड़की उनके पास से गुजर रही थी और जवान मैक्स को देखकर वो उसके पास ही रुक जाती है। वो उससे किसी का घर पूछने लगी और बातों ही बातों में वो उसे अपने बड़े बड़े तरबूज भी दिखा देती है। प्यासी जूलिया के तरबूज देखकर मैक्स भी हैरान हो गया। इससे पहले कि जूलिया कुछ और करती, मैक्स उससे कहता है कि मुझे काफी काम है। जूलिया उससे कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें काम की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही मैक्स देखता है कि सारी लकड़ियां कट चुकी थीं और देखते ही देखते जूलिया भी गायब हो गई थी। इसी बीच सारा को भी होश आ जाता है। वो भी ये देखकर हैरान हो गई थी कि मैक्स ने इतनी जल्दी लकड़ियां कैसे काट दी। दरअसल जूलिया एक प्यासी चुड़ैल थी। वो गाँव में इसलिए आई थी ताकि गाँव के लड़कों
के साथ अपनी प्यास बुझा सके। उधर गांव का मेयर एक लड़की की गुफा में धमाके करके हटा था। इस गांव की भलाई के लिए सरकार की तरफ से जितने भी पैसे आए थे वो मेयर ने अपनी मौज मस्ती में खत्म कर दिए थे। कुछ देर बाद मेयर के पास शहर का जज आता है जो मेयर का चचेरा भाई भी था। उसे पता था कि मेयर ने गांव के लिए आए सारे पैसे बर्बाद कर दिए, इसलिए गांव में कोई भी काम नहीं हो रहा। वो मेयर को अपनी योजना बताने आया था ताकि मेयर के पास पैसे आ जाएं। दरअसल जज चाहता था कि मेयर किसी औरत को चुड़ैल घोषित कर दे ताकि गांव वाले उस औरत को मार दे, जिसके बाद मेयर उस औरत के घर पर कब्जा कर लेगा और फिर शहरी लोगों को बेच देगा। उधर प्यासी जूलिया भी एक घर तक पहुंच गई थी। ये घर उसके दूर के रिश्तेदारों का था और वो उन्हीं के साथ रहने वाली थी। जूलिया के रिश्तेदारों का नाम बॉब और नोआ था। इन दोनों को नहीं पता था कि जूलिया एक प्यासी चुड़ैल है। दूसरी तरफ मैक्स और सारा फादर विल के घर में थे। मैक्स और सारा काफी धार्मिक थे, इसलिए वो विल से मिलने आए थे। जूलिया भी बाहर पहुंचकर मैक्स को देखने लगी थी। तीनों जैसे ही कुछ पीने लगते हैं तो जूलिया अपना जादू करती है, जिसके बाद दोनों लड़के सारा का चेहरा खराब कर देते हैं। इसी बीच विल की नजर जूलिया पर पड़ती है। इससे पहले कि मैक्स भी उसे देख पाता, जूलिया वहाँ से भाग जाती है, मगर वो भागते भागते विल को अंधा कर जाती है। उधर मेयर के बंदों ने गाँव वालों को भड़का दिया था, जिसके बाद गाँव वाले एक औरत को घर से बाहर निकाल लेते हैं। मेयर के बंदों ने गाँव वालों से झूठ बोला था कि ये औरत चुड़ैल है और गाँव वाले उनकी बात मानकर औरत को मार देते हैं। अगले दिन सारा और मैक्स एक सुनसान सी जगह पर आते हैं। दोनों पहले बातें करते हैं और फिर मैक्स उसकी गुफा में धमाके करता है। रात को गाँव वालों ने दूसरे घर पर भी हमला कर दिया था। इस बार भी मेयर ने गाँव वालों से झूठ बोला था कि इस घर में भी चुड़ैल रहती है और इस बार गाँव वालों ने मेयर की बात मानकर पूरे परिवार को ही मार दिया था। अगले दिन जूलिया मेयर के घर आती है। वो उसे अपने बड़े बड़े तरबूज दिखाकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोलकर लोगों के घरों पर कब्जा कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मेयर हैरान हो गया, जिसके साथ ही जूलिया आगे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सारा पर भी चुड़ैल होने का इल्जाम लगाओ। मेयर पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। जूलिया उसे बताती है कि मैं सारा को रास्ते से हटाकर उसके प्रेमी मैक्स तक पहुँचना चाहती हूँ। मेयर पहले तो उसकी कोई बात नहीं मानता, लेकिन जब जूलिया अपने जादू से खिड़की तोड़ती है तो मेयर उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद मेयर के लोग सारा के घर की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच मैक्स जल्दी जल्दी सारा के घर आकर उसे बता देता है कि साले गाँव वाले तुम्हें चुड़ैल समझ रहे हैं और वो तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी ही गाँव वाले सारा के घर तक पहुँच गए, जबकि जूलिया छुपकर सब कुछ देखने लगी थी। मैक्स जल्दी जल्दी बाहर आकर गाँव वालों को समझाने लगता है कि सारा धार्मिक लड़की है, वो चुड़ैल नहीं हो सकती। इसी बीच जूलिया अपना जादू करती है, जिसके बाद सारा के घर से काली बिल्लियां निकलने लगती हैं। गाँव वाले एक बार फिर से सारा को चुड़ैल समझने लगे, जबकि मैक्स उन्हें फिर से समझाने लगा। जूलिया एक बार फिर से जादू करती है, जिसके बाद सारा अपने झाड़ू पर उड़ने लगती है। उसे हवा में देखकर गाँव वालों को यकीन हो गया कि सारा चुड़ैल है। सारा बिल्कुल उसी तरह उड़ रही थी जैसे प्राचीन कहानियों में चुड़ैलें उड़ती थीं। जूलिया का जादू जैसे ही खत्म होता है तो सारा नीचे गिर जाती है और गाँव वाले उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ जूलिया का दूर का रिश्तेदार बॉब मुर्गियों को खाना खिला रहा था। इसी बीच जूलिया भी वापस आ जाती है और बॉब उसके साथ बातें करने लगता है। बॉब की नजर जूलिया के तरबूजों पर थी और वो साला उनका रस पीना चाहता था। जूलिया अपने तरबूज बचाने के लिए जादू करती है, जिसके बाद बॉब को अपनी मुर्गी से ही प्यार हो जाता है। वो साला उसे ही हसीन लड़की समझने लगा था। उधर मेयर के कहने पर सारा को जेल में डाल दिया गया था। सभी उसे चुड़ैल समझ रहे थे, इसलिए उसे गला सड़ा खाना दिया जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैक्स भी सारा से मिलने आता है। सारा को जेल में देखकर वो बेहद दुखी था। वो उससे वादा करता है कि मैं हर हाल में तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगा। उधर जूलिया अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने वाली थी। नोआ अपने पति बॉब के सामने वही मुर्गी परोसती है जिससे बॉब प्यार करने लगा था। मुर्गी की लाश देखकर वो इतना हैरान होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। अगले दिन बॉब को कब्र में दफन किया जा रहा था और इस मौके पर पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। जूलिया मैक्स के पास ही खड़ी थी। वो उससे कहती है कि अगर तुम जूलिया को बचाना चाहते हो तो रात को मेरे घर आ जाना। मैक्स हर हाल में सारा को बचाना चाहता था, इसलिए रात होते ही वो जूलिया के घर आ जाता है। प्यासी जूलिया आज बेहद गर्म थी। मैक्स जैसे ही अंदर आता है तो जूलिया अपने जादू से उसके कपड़े उतार देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि मेरे पास आओ और मेरी प्यास बुझाओ। मैक्स उससे कहता है कि मैं सिर्फ सारा की प्यास बुझा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जूलिया कहती है कि मेरे बड़े बड़े तरबूज तुम्हें इतने मजे देंगे कि तुम सारा को भूल जाओगे। इतना कहकर वो मैक्स को अपनी तरफ खींचने लगती है ताकि वो उसका डंडा अपनी गुफा में ले सके। इससे पहले कि वो सफल हो पाती कि तभी नोआ दरवाजा खोलती है। उसे नहीं पता था कि जूलिया क्या कर रही है, इसलिए जूलिया उससे झूठ बोलती है कि हम दोनों प्रार्थना करने वाले हैं। नोआ उसकी बात पर यकीन कर वहाँ से चली जाती है और इसी बीच मैक्स भी वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन गाँव वाले सारा को कोर्ट में पेश करते हैं। गाँव वाले चाहते थे कि सारा को ऐसी सजा मिले जिसे देखकर सभी की रूह कांप जाए। बस इसीलिए उन्होंने
उन्होंने सारा को कोर्ट में पेश किया था ताकि पुलिस भी उनका साथ दे। गांव वाले बारी बारी से सारा के खिलाफ गवाही देते हैं कि सारा ही चुड़ैल है और हमने उसे हवा में भी उड़ते देखा है। मैक्स को जब लगा कि सारा को सजा होने वाली है तो वो लोगों को समझाने लगा कि सारा बेकसूर है। वो उन्हें सारा की एक धार्मिक तस्वीर भी दिखाने वाला था जिसमें सारा प्रार्थना कर रही थी, मगर जूलिया फिर से जादू करती है, जिसके बाद सारा की तस्वीर शैतान में बदल जाती है। अब सभी को लगने लगा था कि मैक्स भी सारा के साथ ही है, इसलिए वो उसे भी पकड़ लेते हैं। जल्दी ही गाँव वालों ने दोनों को एक खुली जगह पर बांध लिया। मेयर दोनों को जिंदा जलाने वाला था और जूलिया भी उसके पास ही थी। जूलिया को अब मैक्स से नफरत हो गई थी क्योंकि वो सारा को भूलकर उसके पास नहीं आ रहा था। मेयर जैसे ही मैक्स को आग लगाने लगता है तो मैक्स लात मारता है और आग जूलिया पर गिर जाती है। आग गिरते ही जूलिया अपने असली रूप में आ गई। सभी को पता चल गया कि जूलिया ही चुड़ैल है और ये देखकर सभी हैरान हो गए। जूलिया सभी को बता देती है कि सारा और मैक्स बेकसूर हैं। वो ये भी बताती है कि मैं मैक्स को पाना चाहती थी और उसे पाने के लिए ही मैंने सारा के खिलाफ योजना बनाई थी। इसके बाद वो सभी को मेयर और जज की योजना भी बताती है कि कैसे ये दोनों मिलकर गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। सभी को सच बताकर वो गायब हो जाती है और उसके जाते ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद विल की आंखें वापस आ जाती हैं। गांव वालों ने मैक्स और सारा को रिहा कर दिया था, जबकि वो मेयर और जज को पकड़ लेते हैं। अब पूरा गांव उन्हें ऐसी सजा देने वाला था जिसे देखकर चुड़ैलों की भी रूह कांप जाए। कहानी के आखिर में मैक्स और सारा बच जाते हैं और दोनों जल्दी ही शादी करने का फैसला करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत